बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब इरफान। नाज़रीन, एशिया कप T20 के दुबई फाइनल में भारत ने बज़ाहिर मैदान तो मार लिया, मगर असल नाकामी उस वक्त आया हुई जब खेल की रूह को सियासत की नजर कर दिया गया। 5 विकेटों से फतह हासिल करने वाली भारतीय टीम ने सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार करके न सिर्फ क्रिकेट के वकार को मजरूह किया, बल्कि दुनिया भर के सामने अपनी तंग नजरी और हर धर्मी को भी बेनकाब कर दिया। खेल जिसे मोहब्बत, भाईचारे और बर्दाश्त का इस्तेआरा समझा जाता है, भारतीय क़यादत ने उसे अना, जिद और नफरत के रंग में रंग दिया। सलमान अली आगा ने इसे खेल की तौहीन करार दिया, जबकि मोहसिन नकवी ने दो टोक पैगाम दिया कि सियासत और जंग के जहर को खेल में घोलने से भारत अपनी हजीमत भरी तारीख को कभी नहीं बदल सकता। असल मैदान में हमेशा पाकिस्तान ने दुश्मन को शिकस्त दी है। इसी दौरान आलमी सियासत में भी बड़ी पेशरफ सामने आई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मशरिक़ वुस्ता में अमन कायम करने के सुनहरी मौका करार दिया और इस मौके को सुनहरी मौका करार देते हुए एक ऐसे मंसूबे की तजवीज़ दी जिसमें फौरी जंगबंदी, यरगमालियों की रिहाई, गजा की तामीर नो और आलमी निगरानी में आर्जी फलस्तीनी हुकूमत के क़याम जैसे नकात शामिल हैं। अमरीकी जरीदे के मुताबिक इस मंसूबे में हमास के गैर मुसल्लह होने, आम मुआफ़ी अस्पतालों और घरों की बहाली, जबकि सिक्योरिटी के लिए अरब और आलमी फौज की मौजूदगी पर जोर दिया गया। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात के मुस्बत नताइज सामने आएंगे और पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम फोरम्स पर भरपूर अंदाज में फ़लस्तीन का मुक़दमा पेश किया है, जिसे दुनिया ने गौर से सुना। इन सिफारती और खेलों के वाक़यात के साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौम को मईशत के हवाले से एक हौसला अफजा पैगाम दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मईशत अब इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है। चंद बरस पहले मईशत शदीद बहरान से दो चार थी, मगर अब हालात बेहतर हो रहे हैं और मुल्क खारजी, मुआशी और अस्करी मैदान में नुमाया तौर पर आगे बढ़ रहा है। उनका यह भी कहना है कि पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी आई है और सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हौसला अफजा रही है, जबकि वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के मुताबिक मौजूदा हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया और अब मईशत की मजीद बेहतरी के लिए संजीदा इक़दाम किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब IMF ने पाकिस्तान से तवानाई के शोबे में होने वाले नुकसानात और बिजली चोरी रोकने का प्लान और कैपेसिटी चार्जेस में कमी की तजावीज़ तलब कर ली हैं। यूं एक तरफ खेल के मैदान में भारतीय रवैये ने क्रिकेट की रूह को मजरूह किया, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान ने सिफारती महाज पर कश्मीर और गजा के मुकदमात दुनिया के सामने रखकर अपनी जिम्मेदार क़यादत का सबूत दिया। और सबसे बढ़कर वज़ीर-ए-आज़म का मईशत के इस्तेहकाम का पैगाम पाकिस्तानी कौम के लिए उम्मीद की एक नई किरण बनकर सामने आया है। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब, इसार राना साहब और गौहर भट्ट साहब भी प्रोग्राम में मेरे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। इससे पहले कि कामयाबियों का जश्न मनाया जाए, ज़रा नाकामियों पर गौर डालते हैं। कल का जो मैच था, एक हद तक पाकिस्तानी कौम जो है वो अपने दिल को मना बैठी थी कि जब हम पहले नहीं चले तो हम फाइनल में क्या चल जाएंगे, लेकिन हमारी जो टीम है ना वो भी हमारा एक इम्तिहान ले रही थी। कभी उम्मीद दिलाती थी, कभी उम्मीद ख़त्म कर देती थी, लेकिन सवाल एक ही है, अकाउंटेबिलिटी होगी? ये नाकामी किसकी जिम्मेदारी है? ये सिलेक्शन कमेटी और ऐसे बहुत सारे सवाल जो मैं नहीं कर रही, जो पाकिस्तानी कौम कर रही है, जो शायकीन क्रिकेट कर रहे हैं, चाहे उनका ताल्लुक पाकिस्तान से हो या ना हो। इसार राना साहब, क्या तज्जिया करेंगे आप कल की शानदार परफॉर्मेंस का? देखिए, क्योंकि क्रिकेट पे मेरी बड़ी गहरी नज़र है और ये नज़र मेरी बचपन से है, क्योंकि मेरी टीम मुझे खिलाती नहीं थी तो मैं बाहर बैठ के बहुत गहरी नज़र से मैच देखा करता था। तो मुझे खासा तजर्बा है मैच देखने का। मैं देखिए, भारत ने जो किया, आप दुश्मन से क्यों को तवक्को रखते हैं कि वो कोई बहुत हमारे साथ वो करे, नरमी बढ़ते हैं, लानत भेजे उनके ऊपर। अगर वो ऐसा नहीं कर रहे थे तो लानत भेजे। मैं तो फिर कह रहा हूँ 2 दफा, लेकिन हमें अपने गिरबान में भी नजर डालनी चाहिए ना। उन्होंने तो हमारे साथ, वो दुश्मन है हमारे, लेकिन जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने हमारे जज्बात के साथ क्या किया है। ये क्या, ये दामादों, ससुरों, बेटों, कजनों के फुप्पों के चाचों के मामों की टीम है ये। किसी का बाप बैंक के अंदर है तो उसका बेटा कप्तान हो जाएगा, किसी का ससुर बहुत बड़ा है तो उसका जो है दामाद वो बहुत बड़ा वो हो जाएगा। ये क्या, ये हमने खानदानों की टीम बनाई हुई है। और ये जो हमारा हारिस रऊफ कीता किए ने हर बड़े मैच के फाइनल ओवर में ये मरवा देता है। हम इसे प्लान करके हमेशा फाइनल ओवर करवा देते। इतनी अकल तो हमें होनी चाहिए कि ये प्रेशर का बॉलर नहीं है, ये प्रेशर में बॉल नहीं कर सकता। यहाँ तो गलती कैप्टन की रही। अब कैप्टन का तो मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ, मेरा अब्बा बैंकर हो गए ना तो मैं भी कप्तान ही हुआ।
अफसोस ठीक है ना ना? हमारे अभी बैंकर नहीं है। हाँ, तो मैं ये बात कह रहा हूँ, मेरे तो खैर अब्बू ही नहीं है, वो अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, लेकिन इसीलिए मैं कुछ नहीं हूँ। मैं जो बात कह रहा हूँ वो ये कि यार आप दूर छोड़े, इंडिया ने ये किया, इंडिया ने वो किया। आप भी सलमान साहब कह रहे हैं इंडिया ने क्रिकेट की तौहीन की। सबसे बड़ी तौहीन तो तुमने की, तुमने क्रिकेट का मजाक बना के रख दिया। सर आप चेक करें, अच्छा खासा मैच बना दिया साहिबजादा फरहान ने। हम तकरीबन कोई 100 से ऊपर स्कोर कर चुके थे विद इन क्या कहते हैं, जो आखिरी हमने रन स्कोर किए हैं 45-46 से, पूरी टीम आउट हो गई। देखें 113 पे 2 थे, हाँ जी, 146 पे सारे आउट, 105 पे सिफर भी थे, सिफर भी था। हाँ। ठीक है ना? और फिर मुड़ के आपने, अच्छा ये भी छोड़े आप, क्रिटिकल मौके पे एक पे कैच छोड़ दिया, हाँ। एक आपने रन आउट छोड़ दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट रन आउट, उसी ने मैच जितवा दिया। और क्या रजी साहब, उसके गेंद ऐसे हाथों में नहीं आई जैसे इंसान पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत नहीं आती ना, ऐसे उसके हाथों में गेंद नहीं आई और गिर गई। मैं कुछ तरीका है यार आपका कि आपको भी प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं। आज मैं ये समझता हूँ क्रिकेट हमारा ना, हर बच्चे का पाकिस्तान का पहला लव होता है। इसको भी मैंने गलियों के अंदर क्रिकेट ही खेलते हैं देखा। रजी साहब आपका मुझे पता नहीं उस दौर में क्रिकेट आजाद हुई थी कि नहीं बचपन में, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो क्रिकेट है हमारा पहला इश्क होता है। आपने हमारे इश्क का बेड़ा गर्क कर दिया यार, हर दफा हद होती है। खाक में मिला के रख दिया आपने इस मोहब्बत को रजी साहब। ये कर क्या रहे हैं? फिर दूसरी बात ये कि जंग तो जंग के मैदान में लड़ी जाती है। ये मुझे नरेंद्र मोदी की समझ नहीं आई। वो तैयारों से लड़ने वाली जंग को खेल रहे हैं क्या कहते हैं क्रिकेट ग्राउंड में, और फिर ट्विटर पर जाके अजीब बातें शातें कर रहे हैं। फिर जो इंडियन टीम ने किया, उन्होंने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया मोहसिन नकवी साहब की। मतलब इन्होंने तो खेल के उसूलों को भी जो है ना रोंद डाला है, इस हद तक पोलिटिसाइज कर दिया है खेल को कि समझ से बालातर है। मतलब पाकिस्तान तो जानता था इंडिया का ये रूप, अब तो दुनिया भी देख रही है, लेकिन क्या आंखें बंद करके रखेगी, आंखें खोलेगी भी ये दुनिया? देखिए उन्होंने एक दफा फिर हमारे बुजुर्गों को दुरुस्त साबित किया। आज से 100 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने ये कहा था कि भाई ये हमसे अलग लोग हैं, और 600-700 साल तक इकट्ठा रहने के बाद उन्होंने ये तय किया कि नहीं ये घटिया लोग हैं, इनके साथ मजीद मुआशरत की सूरत में नहीं रहा जा सकता, और उन्होंने एक अलग पाकिस्तान बना लिया। अब आप देखिए, अब जब आप उनके रवैये देखते हैं खेल के अंदर, अभी आपने पेशा वराना जिंदगी के अंदर, सहाफत के अंदर उनके रवैये, आप जीडी बख्शी और वो सारे आपने तमाशे देख रहे होंगे। आप किसी जगह के उनके ऊपर उनके कुलीग बन जाइए तो आपको इतने घटिया लेवल का सामना करना पड़ेगा कि आप सर पीट पड़ेंगे कि यार कोई इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। इंसान का इंसान के साथ जो रवैया है उसके ऊपर आपको शर्म आएगी। लेकिन देखिए एक उसका पहलू आप इसार राना साहब ने बयान कर दिया। मैं भाई उस जमाने का दौर का आदमी नहीं हूँ जिस दौर के आप हैं, मैं उससे थोड़ा सा पुराना हूँ। हमारे दौर के अंदर ज़रा कुश्ती वुश्ती और वो वाला हिसाब होता था कि नए बच्चे जो जवानी में दाखिल हो रहे होते थे उनका वो रोमांस होता, कबड्डी कुश्ती। हाँ कबड्डी कुश्ती होता था। अभी क्रिकेट का इतना बुखार नहीं चढ़ा था। हाँ हॉकी का बुखार होता था उस दौर के अंदर, और हमने हॉकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेली हुई है, ठीक है। और ये जो है ये क्रिकेट टीम ने एक नए तजर्बा किया, और उन्होंने जो कि इन्फ्लुएंसर थे या जो कि बहुत बड़े स्टार थे उनको T20 से अलग करके वनडे और टेस्ट क्रिकेट तक महदूद ये वैसे आपने सही बात की, इन्फ्लुएंसर्स, क्योंकि ये सिर्फ इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। कभी डेटा बहुत है कह के, कभी कुछ करके, कभी कुछ करके। तो मेरे ख्याल से खैर वो जिनका डेटा बहुत होता है वो तो इस दफा थे भी नहीं। उनकी एवरेज भी बहुत है, तीनों फॉर्मेट में एवरेज यहाँ पे थे भी नहीं। हमने इससे अलग किया और नए लोग लेके आए, या वो लोग लेके आए जो कम मारूफ थे, और उन कम मारूफ लोगों ने भी लुटिया डुबो दी। इसका मतलब ये है कि कोई दरमियान का काम देखना पड़ेगा। देखिए हम में से कोई भी उस सिलेक्शन टीम के ऊपर बात नहीं कर रहा जिसने ये हीरे चुन के तो इस टीम की शक्ल के अंदर सामने रखे थे, लेकिन ये भी बात जहन में रखिए कि अपनी तरफ से हमने बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैदान में उतारा था इस शोबे का, और वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है वो बाकी सारी टीमों से जीत जाता रहा है, लेकिन भारत के सामने जाके ठुस हो गया है। तो देखना पड़ेगा कि क्या वो प्रेशर ले गए, वो उनको कुछ साइकोथेरेपी की जरूरत है, उनको कुछ समझाने बुझाने की जरूरत है। अच्छा एक मिनट, ये जो आपने पॉइंट हाईलाइट किया ना कि साइकोलॉजिकल किसी थेरेपिस्ट की जरूरत है, बट साहब आपको याद है पीएमए काकोल एकेडमी में भेजा गया था हमारे कुछ क्रिकेटर्स को जब लास्ट हमने टूर्नामेंट जो है हारा है, और उससे पहले भी उनको उनकी कुछ, जब से मोहसिन नकवी साहब आए वो बहुत सारी प्रैक्टिसेस करते रहे, बहुत सारी वर्कशॉप्स इंट्रोड्यूस करवाते रहते, पर फर्क नहीं पड़ता बट साहब। अच्छा मैं आपसे गुजारिश करूं कि क्रिकेट
उसी को खेलनी चाहिए मैदान में जाके जिसको क्रिकेट आती हो। अच्छा। मैंने कल देखा है थोड़ा सा मैच, मेरा वैसे क्रिकेट में जब से इमरान खान सियासत के अंदर आए हैं, उसने बेड़ा गर्क किया पाकिस्तान की माशरत का, तो मेरी क्रिकेट से नफरत है। अच्छा। मैं उसको अच्छा खेल नहीं समझता, मैं समझता हूँ कि वो एक खेल है, बस वो हार गए जीत गए, इसलिए जज्बाती होने की जरूरत नहीं। जिस तरह से लोग जज्बाती होते हैं ना, मैं इसको समझता हूँ ये हमारी जिंदगी मौत का मसला नहीं है। लेकिन बहरहाल अगर आप पहलवानी भी कर रहे हैं, आप क्रिकेट भी खेल रहे हैं, तो आपको क्रिकेट आनी चाहिए ना। मतलब मुझे अगर आप बैट दे के भेज देंगे तो मैं पायन जीरो तो ही आउट होना ना, मैं मुंह से गेंद खा के बाहर आ जाऊंगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि हमने खिलाड़ी नहीं उतारे हुए थे जो मैंने देखा है। बस हसन नवाज है, हसन नवाज के बारे में मुझे ये सलीम मलक साहब ने बताया। मैं उस एक ऐसे प्लेयर की बात कर रहा हूँ जो मुस्तनद प्लेयर है, और टोटल 4 खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के जिन्होंने 100 टेस्ट खेले हुए हैं, और सलीम मलक उनमें से एक है। ठीक है, तो वो अपने दौर के बड़े निडर प्लेयर थे। तो उन्होंने कहा कि ये जो विकेट है ये बैटिंग विकेट है और इसमें हसन नवाज को होना चाहिए। वो दिलेरी के साथ खेलता है, वो शाहिद अफरीदी की याद ताज़ा करता है, और यहाँ पर उसकी ज़रूरत है। और उसका नहीं नाम डाला गया, पता नहीं क्यों नहीं डाला गया, मेरी समझ से बाहर है। अच्छा, फिर इसी तरह एक और प्लेयर है जो हर दफ़ा जीरो पे आउट हो जाता है, पता नहीं क्या, वो साइम अली इस तरह का कोई नाम, उसकी कोई कारकर्दगी जीरो है। साइम अयूब जो भी वो साहब है, वो इस तरह से हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जो क्रिकेट है ये क्रिकेटर्स को खेलने दें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये जो हमारी टीम है ये इंडिया से बेहतर नहीं खेली, इसलिए हार गई, ये बड़ी क्लियर बात है। तीसरी बात यह है कि इंडिया के जो कैप्टन है, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी के नुमाइंदे हैं, वो वहां पर उस 7-0 का बदला लेने के चक्कर में थे, जो हमने उनको असल मैदान के अंदर उनकी गिदड़-कुट लगाई है ना, उस पर सर वो उस नफरत के तहत वो खेल रहे थे। वो वहां पर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का उन्होंने कोई मुजाहरा नहीं किया, और जीती हुई ट्रॉफी वो हार के चले गए। अच्छा, अब पूरी दुनिया उनके ऊपर थू-थू कर रही है। ये बात पॉलिटिकल जो आपने एंगल उठाया ना, मैं उस पर बता रहा हूँ कि पूरी दुनिया उन पर थू-थू कर रही है, और मोहसिन नकवी साहब वहां पे खड़े रहे, वो नहीं गए कि मैं ही दूंगा, क्योंकि जाहिर है वो मेरा ख्याल एशिया कप के प्रेसिडेंट हैं शायद, उस एशियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, तो वो वहां पर रहे। अच्छा, अब नरेंद्र मोदी का नुमाइंदा एक गलीज इंसान ही हो सकता है। नरेंद्र मोदी को कोई भी सेंसिबल आदमी रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, और ना ही वो किसी सेंसिबल आदमी को भेजेगा कि भाई तू मुझे रिप्रेजेंट कर दे, क्योंकि उसकी सोच जो है वो हिंदुत्वा वाली है। और हिंदुत्वा के तहत, यानी बुनियाद परस्ती के तहत जो सोच चलती है, वो सर अच्छी सोच नहीं होती। दो बातें हैं, मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का एहतसाब पीसीबी ने करना है, और टीम का जो एहतसाब रिक्वेस्ट ही की जा सकती है, वरना तो मनमानी है, ये आईसीसी ने करना है। एक ब्रेक लेते हैं, आपको फिर से ज्वाइन करेंगे, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने गजा और फ़लस्तीनियों के हवाले से जो फॉर्मूला तश्कील दिया है, उसके नकात मंजर यहाँ पर आ चुके हैं ऑफिशियली, और इसी सिलसिले में जो मुस्लिम और अरब ममालिक हैं उन्हें एतमाद में भी लिया गया था। तासुर ये आम तौर पर जाहिर किया जा रहा है कि जैसे गजा के जख्म भरने का वक्त करीब आ चुका है, लेकिन ये जो फॉर्मूला फॉर्मुलेट किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, क्या ये डूएबल है? क्या ये हमास के लिए काबिल कबूल है? रजी साहब, फौरी जंगबंदी, रगमालियों की रिहाई, गजा की तामीर नो, आलमी निगरानी में आर्जी फ़लस्तीनी हुकूमत के क़याम जैसे नुकात का हिस्सा है, लेकिन हमास के बगैर। मैं आपसे अर्ज करूं, इस वक्त हमास को कोई मुल्क अपने मुल्क के अंदर कबूल करने को तैयार नहीं है। इसराइल के इर्द गिर्द जितने भी ममालिक हैं उन्होंने उस पर पाबंदी लगा रखी, उसके मुतल्लिकीन लोगों को जेलों में बंद कर रखा है, और जिस पे शक पड़ता है उसको पकड़ के भी गायब कर दिया जाता है। इसीलिए हमास की अगर कोई क़यादत थोड़ी बहुत थी तो वो ईरान के अंदर थी, और वहाँ पे उनके साथ जो कुछ हुआ वो भी हमारे सामने है। तो हमास तो इस वक्त ऑन द रन है, वो दुनिया भर के अंदर छुपते फिर रहे हैं। सो फर सो उन्हें बहला फुसला के कतर ने जब अपने यहाँ मुज़ाकरात के लिए बुलाया इसराइल के साथ, तो वहाँ पे भी उनके ऊपर इसराइल ने हमला कर दिया। तो हमास जो है, अगर देखा जाए तो हमने उसके लिए कोई भी पॉलिटिकल या नेगोशिएशन का दरवाज़ा बंद कर दिया है। अब भी जो उनके तरफ से जवाब आता है वो किसी नामालूम मुकाम से एक लिखा हुआ तहरीरी बयान, एक नामालूम फेक सोशल मीडिया के अकाउंट से, जो कि कुछ ही घंटों के बाद
डिलीट कर दिया जाता है, वो उस पे जारी करते अच्छा हैं। रज़ी साहब, फॉर माय नॉलेज और बाकी नाज़रीन की रहनुमाई के लिए भी मैं ये जानना भी चाह रही थी कि सर ये जो ट्रंप ने फॉर्मूला बनाया है और जिसके ऊपर सागदार साहब ने भी कहा ना कि गजा के हवाले से ट्रंप की मुस्लिम हुक्मरानों से मुलाकात का मुस्बत नतीजा निकलेगा, इसका मतलब क्या लिया जाए? मैं सिर्फ अपने वजीर खारजा को इस कटहरे में नहीं लाऊंगी, मैं तमाम अरब ममालिक को भी लेकर आऊंगी। मैं उसी तरफ ही आ रहा हूँ। अब देखिए, जब एक फरीक इतना दबा हुआ है और उसका एक और भी नतीजा होता है कि अब उस फरीक के ऊपर किसी का भी असर नहीं है, कोई उसे फोर्स नहीं कर सकता, कोई उसे परसुएड नहीं कर सकता, कोई उसको दलील नहीं दे सकता। एक बात, यानी आप एक दूसरे फरीक का तो हाथ नहीं रोक रहे, हाँ जी, हाँ आप जी, सिर्फ इसी का मरोड़े जा रहे हैं ना, मरोड़े जा रहे हैं। तो वो भी एक लेवल पे आके इररेलेवेंट हो जाएगा कि ठीक है भाई, आपने जो कुछ करना है कर ले, हम कोई गारंटी नहीं करते। मुझे ये लगता है कि ये वाला जो एग्रीमेंट जो कि इन्होंने किया है, इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, ठीक है, और बहुत सारी कमिटमेंट्स ऐसी होंगी जिससे ना सिर्फ कि अमेरिका बैकआउट करेगा बल्कि इसराइल भी बैकआउट करेगा। अच्छा। और यूं हम एक पायदार अमन को गजा के अंदर तरसते रहेंगे, और अगर पायदार अमन नहीं होगा तो इसलिए वहां पे तामीर नौ की बात भी नहीं होगी। और दो रियासती हल जिसके ऊपर हम बहुत ज्यादा नाच रहे हैं इस वक्त, उसके ऊपर भी तहफुजात का इजहार विद इन मुस्लिम वर्ल्ड हो गया है। और ये तो ट्रंप साहब ने शॉपिंग लिस्ट सामने रखी है ना, अभी दूसरी तरफ से तो कोई जवाब नहीं आया। यही मैं इस तरफ आना चाह रही थी। ठीक है, दूसरी तरफ से जवाब पॉइंट आपका आ गया इसारा राना साहब। ये अभी जो कार्ट में चीजें डाली हैं वो ट्रंप साहब ने डाली हैं, लेकिन इस पर आपकी अपनी जाती राय क्या है कि नेतन्याहू को मुकम्मल एतमाद में लेकर ऐसे किया गया है, या फिर खुद होलसोल डोनाल्ड ट्रंप ऐसा सब कुछ कर रहे हैं? और दूसरी बात ये कि अब अरब ममालिक ने चूंकि फलस्तीन के मुस्तकबिल का फैसला करना है, तो जाहिर सी बात है कि अरब ममालिक के लिए भी चैलेंज है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके घर के फैसले कल को बैठ के रज़ी साहब या बट साहब या मैं कर रही हूँ, आपने अपने घर के फैसले खुद लेने हैं, आप स्टेक होल्डर है मेन। देखिए, ट्रंप को चाह चढ़ा हुआ है नोबेल प्राइज का, और वो चाहता है कि मैं कुछ ऐसा करूं। 7 जंगें तो मैंने बंद करा दी, 8वीं की उसकी बातचीत चल रही है, ठीक है ना, कि अभी मैं बंद करवा देनी है, लेकिन शुरू भी मैंने करवानी है। तो वो एक चाह रहा है कि मैं कोई जरा बड़ा ग्लोबल टाइप कोई ऐसा काम करूं कि देखें जी इतना बड़ा मसला हमने हल कर दिया। यूक्रेन वाली करवा लें, वो तो हो नहीं, वो मैं कह रहा हूँ बातचीत चल रही है ना उस पर अभी, तो वो है फिर ये वाला, ताकि उसका एक जरा वो बन जाए। अब हमास जो है ना, वो खलीज की समझ ले PTI है, जिसके बाजू भी मरोड़े जा रहे हैं, जिसे बोलने भी नहीं दिया जा रहा, जिसकी अददी अक्सरियत के बावजूद उसको मानने पे भी कोई तैयार नहीं है। वो जहाँ जाते हैं पकड़े जाते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद वहाँ अमन कायम नहीं हो रहा। अमन तब तक कायम नहीं होगा जब तक आप हमास को उसकी हैसियत नहीं देंगे, और हमास को अगर आप माइनस करेंगे तो अमन मुमकिन नहीं है। ये बात तो लिख के रख लें, ये सबको भी पता है कि हमास को जिस दिन आप तस्लीम करेंगे उस दिन वहां अमन कायम होगा, सियासी इस्तेकाम तभी आएगा। सो ये अगर कोई प्लान करे कि जी हम हमास हथियार फेंक दे, खुद को गिरफ्तारियां दे दे सारी, और वो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, और ऐसा वहां खलीज में होना कोई नहीं है। और ये बात ट्रंप को भी पता है, ये बात खलीजी ममालिक को, खलीजी ममालिक हमास से खौफजदा हैं। यही वजह है कि वो उनके लिए एक जमीन तंग की जा रही है। लेकिन जब तक अवाम हमास के साथ खड़ी है, ये मुमकिन नहीं है कि आप माइनस हमास वहाँ पे कोई एक वायदा कर लें। इसमें राना एक बात ले लें, जब ये मज़ामत शुरू हुई थी हमास वाला ये मामला, तो इसराइल का कहना था कि जी हमास के फाइटर 6000 हैं, जबकि हमास का कहना था कि हमारे 16000 हैं। उसमें से इसराइल का कहना है कि जी हमने 8000 हमास के लोग शहीद कर दिए, उनका ये कहना है। लेकिन इस वक्त हमास के फाइटर्स की तादाद 30,000 है, यानी आप मल्टीप्लाई करके देखें कहां चली गई। तो अरब ममालिक से भी जो यूथ वहां पे आ रही है, उस पे अरब हुक्मरानों की नींदें हराम हुई। एक बात और आप देखें, गौर भी करेगा, दुनिया भर की साइंस टेक्नोलॉजी, अमेरिका जो जमीन का जर्रा जरा गिन लेता है, हमास के ना उन ठिकानों का पता पूरी तरह चला सका, ना हमास का देखे ना सुरंगें जो हैं, सुरंगें जिसकी मैं कह रहा हूं, जहां पे लोगों को रखा गया है, जो उनके मगवी है, जो पूरा जो, यानी इसका मतलब ये कि ठीक है टेक्नोलॉजी आपकी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमास के साथ अल्लाह खड़ा हुआ है।
जो उसको लेट डाउन नहीं होने दे रहा। और ये अगर कोई समझे कि जी हम खाली टेक्नोलॉजी या ताकत के ज़र पे अवाम की आवाज़ को दबा सकते हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अवाम की आवाज़ को दुनिया में किसी जगह पे भी ताकत से नहीं दबाया जा सकता। ठीक है, बट साहब आलमी अरब अफवाज की तैनाती आपको एक पायदार और मुस्तकिल हल की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। और इस सिलसिले में मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज़ भी आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ, क्योंकि ये दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट था ना हमारे पीएम साहब का, फील्ड मार्शल साहब का। जाहिर सी बात है फ़लस्तीन के मामले पर एक बड़े जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ पाकिस्तान का रहा है, हम उसको तो डिस्कस कर ही रहे हैं। लेकिन एक बात पीएम साहब ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामजन है, पाकिस्तान सिफारती, मौशी और अस्करी मैदान में आगे बढ़ रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट, मैं और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हर मामले में एक पेज पर है। अच्छा, मैं आपसे गुजारिश करूँगा इसार अना साहब का शुक्रिया कि हमास की मोहब्बत में उन्होंने पीटीए को दहशतगर्द जमात तस्लीम कर लिया, क्योंकि हमास जो है वो इंटरनेशनली दहशतगर्द जमात डिक्लेयर्ड है, ठीक है ना। वो उनको दहशतगर्द पूरी दुनिया तस्लीम करती है, यूएनओ की तरफ से दहशतगर्द डिक्लेयर्ड है। अच्छा, दूसरी बात यह है दूसरी बात ये है, काउंटर करना नहीं चाह रहा, मैं अपने शागिर्द को पूरा मौका देना चाह रहा हूं। काउंटर क्या है कि दुनिया किसी को दहशतगर्द माने या ना माने, अवाम जिसके साथ खड़ी है वो हीरो है। अच्छा, अब मामला ये है कि अगर अवामी मकबूलियत की बात हो ना राणा साहब, तो फिर चाहत अली खान का एक बदोबदी वाला जो है ना गाना, वो 80 मिलियन पे गया था, उसके व्यूज 8 करोड़। तो और अगली बात जो है वो ये है, 8 करोड़ पे नहीं गया, लेकिन मेहदी हसन हीरो है। यही मैं कह रहा हूं, ये बात जो दिलों में हुकूमत करता है वो एग्जैक्टली मैं यही आप कह रहा हूं। तो जो ये बात है ना अवामी मकबूलियत की, मैं उस पर ही बेस कर कह रहा हूं कि फिर बदोबदी वाले को, यानी चाहत अली खान को हम नुसरत फतेह अली खान से बड़ा गुलकार तो सही नहीं कर सकते। तो भाई यही मैं कह रहा हूं ना, कबूलियत में फजूलियत नहीं होनी चाहिए ना। ये फजूलियत वाली बात है ना, जो दिलों में राज करते हैं वो हीरो है। यही बात है, पीटीआई जो है बाकायदा तौर पे फजूलियत वाली बात है ना, असल में ये वो ही उसी को मकबूलियत समझ रहे हैं। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो सिर्फ इतनी सी बात है कि देखें, ये एक ढकोसला है, ये जो फार्मूला आया है ये बिल्कुल एक ढकोसला है। ये क्या तरीकेकार है कि जो नेतन्याहू जैसा दहशतगर्द है, वो शैतान की अगर आप इंसानी शक्ल में आएगा तो वो नेतन्याहू की शक्ल होगी, ठीक है। वो उसने वहां पर कितने हजारों मासूम बच्चे मार दिए, हॉस्पिटल्स पर उसने हमले किए, उसको आप कुछ नहीं कह रहे कि चल ठीक है भाई मिट्टी पा हूं इधर हो जा हूं आलमी फौज आ जाएगी। भाई आलमी फौज इसराइल का कंट्रोल नहीं संभाले ना आके। ये क्या तरीकेकार हुआ कि आप जिनकी नस्लें बर्बाद कर दी, नस्ल कुशी की बकायदा, उनको आप हाथ बांध के खड़ा कर दें, और दूसरी तरफ वो दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी आपने दी हुई है। सर ये फार्मूला ना पहले किसी ने तस्लीम किया, ना ये अब कोई करेगा, ना ये चलेगा, किसी सूरत नहीं हो सकता इसके ऊपर, चाहे सारी अरब दुनिया बैठ जाए, चाहे सारी दुनिया बैठ जाए, अमन नहीं आएगा। अमन सिर्फ इंसाफ से आएगा, और इंसाफ ये है कि नेतन्याहू समेत उसकी पूरी कबीना को चौक में उनके सर कलम किए जाएं, क्योंकि वो इंसानियत के दुश्मन है। उन्होंने इंसानियत का खून किया, उनके लिए एक सेकंड की किसी की जो है हमायत नहीं होनी चाहिए। नेतन्याहू को मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा कि मेरे जज्बात हैं, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अदालत जो है ना, आलमी इंसाफ की अदालत, उसने उसके वारंट निकाले हुए हैं। उसको दहशतगर्द जमात, दहशतगर्द मुल्क इसराइल को मैंने डिक्लेयर नहीं किया हुआ, उसको यूएन की एक जो है कमेटी उसने डिक्लेयर किया हुआ। ये रिकॉर्ड की बात है, मैं अपने पास से नहीं कह रहा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस किस्म के किसी फार्मूले को तस्लीम करना सिवाय अपने आप को धोखा देने के, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। दूसरी जब आपने बात की कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जनाब हमारी मशहद जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही है, यकीनी तौर पर जा रही है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हाँ, अब हमें एक बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल हिट हमें आया है, जिसको अभी फिलहाल हम फील नहीं कर रहे, लाहौर में बैठे लोग फील नहीं कर रहे, लेकिन सर 2, 3, 4 महीने बाद हम सारे फील करेंगे, पूरा पाकिस्तान उसको फील करेगा। और वो है जो सैलाब है खैबर पख्तूनख्वा से निकलते हुए और कश्मीर के और इधर से आते हुए, ये जो पूरा पंजाब हिट हुआ है ना सर, ये कम अज़ कम $40 बिलियन का हिट है हमारी इकानमी को, $40 बिलियन का। और ये हिट जब हमें इसके असरात पहुंचेंगे तो लग समझ जाएगी, ये मजाक की बात नहीं है। अच्छा, तीसरी बात जो आपने, तीसरी बात सुन लें, जो आपने कहा ना एक पेज वाली, बिल्कुल एक पेज के ऊपर है
ये बात दुरुस्त है, और यही वो चीज है जो खटकता हूं मैं दिले यज़दा में कांटे की तरह वाली, यही वो बात है। बाकी ये है कि एक पेज के ऊपर नहीं, एक नुक्ते के ऊपर, एक पॉइंट के ऊपर भी ये कांटा है। एक ब्रेक लेती है, ब्रेक के बाद काफी से आके जरा आप जो कह रहे हैं कि इकोनॉमी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, जरा जो IMF हमें भी आईना दिखा रहा है उसकी भी बातें करते हैं। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक वंस अगेन। जी पाकिस्तान और IMF के दरमियान टेक्निकल नोट पर जो मुज़ाकरात हैं वो इस वक्त भी जारी हैं, और इस बार तवानाई शुबे में नुकसानात और बिजली चोरी रोकने का प्लान जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से तलब किया गया है। लेकिन मीनवाइल IMF का तवानाई के शुबे में गर्दिशी कर्जे का इनफ्लो जल्द ख़त्म करने का भी मुतालबा है। यहाँ पर बिजली की कीमतें हैं कि बढ़ती चली जा रही हैं, दूसरी तरफ लाइन लॉसेस ख़त्म करने के बारे में कहा जाता है, तो अवाम का क्या बनेगा? हुकूमत कुछ कर रही है, IMF की डिमांड कुछ है, इसार राना साहब, लेकिन बट साहब कह रहे हैं मैशत बेहतरीन चल रही है। माशाल्लाह देखें इतनी अच्छी बेहतरीन चल रही है और इसमें कोई शक नहीं है। हाँ। लेकिन जो बात सही है वो मान लेनी चाहिए। ठीक है। अब से कुछ 10 साल पहले हर पाकिस्तानी जो था वो मेरे ख्याल 90,000 का मकरूज था। माशाल्लाह मईशत तरक्की कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और इस वक्त हर पाकिस्तानी 3,81,252 रुपए का मकरूज है। चंगी गल कहना है कि माशाल्लाह हम हर बंदा हम दे सकते हैं ना यार, इसलिए लोग हमें लोन दे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वर्थ बढ़ी ना, और ये शहबाज शरीफ साहब रहे तो मुझे लगता है कि कोई 10-15 लाख हर बंदे पे चढ़ जाएगा। अच्छा। जितनी तेजी से ये कर्ज ले रहे हैं ना, हाँ। मईशत तो तरक्की करेगी। जितनी तेजी से हमने माशी तरक्कियां की हैं और पाकिस्तान इस टाइम तारीख के बुलंद तरीन कर्जों के अंदर है। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा मसला कर्जे अदा करना नहीं है, हमारा मसला है कर्जों के ऊपर जो सूद है उनको अदा करना। यानी हम एक कदम आगे गए हैं, पीछे नहीं आए अल्हम्दुलिल्लाह। सो मैं बिल्कुल खुश हूँ, लेकिन खुशखबरी ये है कि शायद आज ही इजलास हो रहा है जिसमें बिजली की कीमतें बढ़ जाएंगी मजीद। मैं तो आपको मैं अच्छी खबर दे दूं, अच्छी खबरें तो हमारा पीछा करती हैं। हम लुके भी तो वो कहते हैं लुक मुक जाना मकई दा दाना राजे दी बेटी आई जे, तो फिर आ जाती है, तो वो आ गई। अभी बिजली आज महंगी हो जाएगी मजीद। सो IMF वाले जो हैं बेचारे वो तो हैं काट के उल्लू, वो हर दफा आके एक ही बात करते हैं, गर्दिशी कर्जा कम करें, जरा अपने अखराजात कम करें, फला करें। वो कहते हैं हाँ जी करेंगे, और मुड़ के जनाब अली हम वही कर रहे होते हैं जो हमने करना होता है। सो मैं नहीं समझता कि IMF जोर लगा ले, कुछ भी लगा ले। शहबाज शरीफ साहब की उसमें जितनी तेजी से मईशत तरक्की कर रही है, हाँ। हम जल्द वेनेजुएला और क्या कहते हैं रवांडा और युगांडा इसको पीछे छोड़ देंगे। मुझे पूरा यकीन है कि वो वैसे भी वो जैसे जितना हर काम के बाद कहते हैं कि एक पेज, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार ये तरक्की पाकिस्तान की मिसाली और कभी ना भूलने वाली तरक्की होगी माशाल्लाह। जितने हम आगे बढ़े। पॉइंट आपका है रजी साहब, राना साहब तो कह रहे हैं आज शाम तक बिजली की कीमतों में इजाफा हो जाएगा, तो गर्दिशी करते तो फिर रह गए एक साइड पर, आवाम का क्या बनेगा? देखिए मैं वेनेजुएला से बात शुरू करूंगा। वेनेजुएला के अंदर किसी कानूनी तौर पे किसी घर का जहां पे इंसान रहते हों उसका आप बिजली की सप्लाई मुनक़ता नहीं कर सकते। अच्छा। आप गैस की सप्लाई मुनक़ता नहीं कर सकते, आप पानी की सप्लाई क्या बिल अदा करें ना करें, वो बिल अदा करें या ना करें। अच्छा। लेकिन अगर उस घर में इंसान मुकीम है, सांस लेने वाले इंसान मुकीम है, तो आप वहाँ का कनेक्शन नहीं काट सकते। तो इसलिए आप जो है वो मिसाल देते वक्त थोड़ा सा ख्याल किया करें। देखिए बात ये है कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने की बातें हुई। पाकिस्तान कभी श्रीलंका बन रहा था, कि पाकिस्तान कभी बांग्लादेश बन रहा था, पाकिस्तान जो है वो मईशत के अंदर हम जो है वो बारूदी सुरंगें लगा के गए हैं, ये तो इनसे चलनी नहीं है। 3 माह की बात है। उस फेज में से तो पाकिस्तान निकल आया। ना सिर्फ कि पाकिस्तान ने अपने तमाम वाजिबुल अदा कर्जे बमा सूद वापस किए, बल्कि एक आने का भी डिफॉल्ट नहीं किया। वाहिद जो हमने कर्ज अदा नहीं किए वापस, वो CPEC के लोन थे जो चाइना को देने थे वापस। चाइना ने भी हंस के कहा अच्छा ठीक है जो होंगे दे देना। तो अगर कोई डिफॉल्ट हो सकता था इन रिमोटेस्ट पॉसिबल, तो वो चाइनीज इन्वेस्टमेंट का ऊपर जो रिटर्न था या उसके जो हमने लोन अदा करने थे वो सकता, तो हमने नहीं किया। तो ये तो है मैक्रो इकोनॉमिक लेवल के ऊपर जो हम दुनिया में दिखाते हैं कि पाकिस्तान की मईशत तरक्की कर रही है और दुनिया इसको तस्लीम करती है। लेकिन इसार राना जहाँ पे हमें बात करनी चाहिए, जो मेरा और आपका जिस पे हम सेम पेज पे हैं,
वो ये है कि जब ये इकॉनमी मटीरियलाइज होनी थी, ट्रांसलेट होनी थी कीमतों में कमी के हवाले से, पेट्रोल की कीमतें कम होना थी जो कि बढ़ गई थी, डॉलर की कीमत कम होना थी ताकि मुल्क में महंगाई कंट्रोल हो, उस वेले जो था हमारी रियासत का और मईशत चलाने वालों का हासा निकल गया। और निकल जाता है कि जब मेरी बारी आती है, जब मेरे कासा के अंदर कोई डालने की बारी आती है, जब मेरे बच्चों की तालीम और उसकी बात आती है, तो वो कहते हैं अच्छा फिर ये फाइल पर बाद कर लांगे, ठीक है ना। ये है असल में वो दुख और वो तकलीफ और वो सेम पेज आपका और मेरा, कि जब हमारे बच्चों की बारी आती है तो वो कहते हैं कि नहीं आप हमारे दिल में, आपने वो मुर्तजा शाह साहब जो है, क्या नाम है उनका भला, मुर्तजा अली शाह साहब का वो सुना है ना वो लतीफा कि तू मेरे दिल च, सैयद हसन मुर्तजा, हाँ कि यार तू मेरे दिल दिमाग च है, तो वो कहता जी दिमाग विचों बाहर भी कढो। चले मैं जरा भट्ट साहब से भी वो सारी देखें खत्म हो जाती हैं, लेकिन वो मेरी बारी नहीं आती। असल मसला ये ठीक है। भट्ट साहब, अगर आज या कल में बिजली की कीमतों में इजाफा हो जाता है तो ये बिजली की कीमत में इजाफे वाली बात भी अगर आप कहें, हाँ जी, 3.5 रुपए फी यूनिट जो है वो हुकूमत बढ़ाकर कहेगी कि जनाब पूरा जो रनिंग वो जो है सर्कुलर डेट गर्ची कर्जा वो खत्म हो गया, क्योंकि अगले 4 साल के अंदर वो सारा कर्जा अदा हो जाएगा इस 3.5 रुपए के इजाफी जो पैसे वसूल करेंगे, यानी 80 देंगे ना सारे जी साहब। अच्छा, मैं आपसे गुजारिश करूँ, इसार राणा साहब ने कहा कि 10 साल पहले 90,000 रुपये का मकरूज था हर पाकिस्तानी, और अब शायद 3-3.5 लाख रुपए का हो गया। तो 10 साल पहले जब PTI के बेहतरीन कायद, यानी दुनिया के सबसे बड़े कायद इमरान अहमद खान न्याजी, वल्द इकरामुल्लाह खान न्याजी, हाल मुकीम डाला जेल जो हैं, उन्होंने अपनी तहरीक का आगाज़ किया था और चाइना के प्रेसिडेंट आ रहे थे और वहाँ पे वो धरना दे के बैठ गए थे। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, वो एग्जैक्ट 15 साल पुरानी बात, 10 साल पुरानी बात है। और तब जो इमरान खान साहब है ना सर, उनको पता था कि डॉलर इस वक्त 96 का है, पेट्रोल 60 रुपए का था। और फिर हुआ ये कि उन्होंने जो कुछ किया उसके नतीजे में जब नून लीग की गवर्नमेंट गई तो उसका जो डॉलर था वो 110 का चला गया था और पेट्रोल जो है वो को 70-75 रुपए पे आ गया था। अब हुआ ये कि 3 साल 7 माह और 21 दिन के लिए इमरान खान को एक झूठा दवाया गया, ठीक है, और जिसने दिलवाया वो किसी से ढका छुपा नहीं, वो सारे जानते हैं किसने दिलवाया। अच्छा, RTS किसने बैठाया था वो किसी से ढका छुपा नहीं है। मैंने उस दिन की रिपोर्टिंग की हुई है एक टीवी चैनल के लिए, तो मुझे एक चीज का इल्म है। तीसरी बात यह है कि जनाब वो 3 साल 7 माह 21 दिन का जो झूठा था ना सर झटका, उस दौरान 76% यानी पूरी पाकिस्तान की तारीख का कर्जा एक तरफ और 76% 3 साल 7 माह 21 दिन का था। और ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, उस वक्त के वजीर खजाना शौकत तरीन साहब जो हैं वो इस बात के ऊपर ऑन रिकॉर्ड है, ठीक हो गया। अच्छा, अब डॉलर जनाब जब इमरान खान साहब की 9 और 10 अप्रैल 2022 की रात हुकूमत गई है, डोली डंडा करेंगे लोग कहते कटे, लेकिन चले बार वो चलेगी गवर्नमेंट जैसे भी गई। अच्छा, अब उसके नतीजे में जनाब ये जो डॉलर था ना उस वक्त, वो डॉलर था उस वक्त 245 रुपए का। फिर डॉलर की कीमत जो है वो बढ़नी शुरू हुई क्योंकि क्राइसिस आ गया, पॉलिटिकल क्राइसिस आता है, लोग ज़ाहिर है 150 रुपए का डॉलर था, ना 150 रुपए का पेट्रोल था, 150 का पेट्रोल 180 था डॉलर, 180 के करीब डॉलर था। हाँ, मैं इसमें कंटेस्ट नहीं करता, 180 का हो गया जी, ठीक है सर। वो जो तय किया था IMF के साथ मुआहदा कि जनाब हम पेट्रोल की कीमत इतनी रखेंगे, वो मुआहदा करके मुकरा कौन था? कौन मुकरा था? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मुकरा था ना। तो दुनिया ने कहा कि ये मुल्क जो है ये काबिल एतबार नहीं है, ये बात करते हैं, साइन करते हैं, मुआहदा करते हैं, मुकर जाते हैं। फिर जो हमारे साथ दुनिया ने किया, इमरान खान ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अच्छा, मेरी बात सुने, ये जो शख्स है जब हुकूमत आई ने कहा मैं मर जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा, 6 महीने नहीं गया। असद जो इनका रस्तू था, मैशत का रस्तू, ठीक है ना, वो सुन के मैशत बेहतर, हाँ जी, वो मैशत बेहतर करनी चाहिए ने, वो भाई चीका मारता है कि भाई जाना पैना ताड़ी मेहरबानी, नहीं मनिया। 6 महीने में पाकिस्तान का जिसले कड़ाका बोल गया ना, उसले भाई साहब नस दे गए। नहीं, मुझे एक इंपॉर्टेंट इशू है, ठीक है, मुझे नहीं पता ये उड़ता हुआ कहां से आया कहां से नहीं आया, बैठे बिठाए ये राना मशहूद साहब को क्या हो गया,
वैसे भी आजकल पॉडकास्ट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, पर गुफ्तगू दिन तवील हो जाती है कि समझ नहीं आता बंदा कहाँ पर चलते चलते क्या बात कर जाता है। जरा कह क्या रहे हैं, सुनिए आप भी। आप जो ये सब कुछ कर रहे थे, जब नया आर्मी चीफ बनना था तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने मुझे कहा एक रिसोर्स से कि आप अगर मुझको आर्मी चीफ बनवा दें। ये बात आज तक मैंने मीडिया पे नहीं की, आज पहली दफ़ा आपके कर रहा हूँ। शहबाज साहब को पता है, उन्होंने कहा कि मुझको अगर आप आर्मी चीफ बनवा दें तो जो 2018 में मैंने पीटीआई के लिए किया था उससे 10 गुना ज़्यादा मैं आपके लिए करूँगा। फैज़ हमीद ने कहा, फैज़ हमीद साहब ने। मैं उनकी बात सुन के थोड़ा हैरान भी हुआ और मैं फिर शहबाज साहब के पास गया। मैंने उन्हें कहा कि इस तरह मुझको उन्होंने अप्रोच किया और वो ये कह रहे हैं। शहबाज साहब भी हैरान हो गए कि यार ये तो वो शख्स है जो मतलब जिसने हमारे लिए सारी मुसीबतें। तो कहने का मतलब ये है कि जो इनकी ईगोज़ जो थी ना, जब वक्त आया तो ये इस लेवल तक आ गए। ये फर्क जज्बात में इस किस्म की बातें होंगी रज़ी साहब, और अगर ये वाकई इतनी बड़ी हकीकत थी तो नून लीग क्यों ना माने या राना मशहूद साहब ने क्यों ना कायल किया। और दूसरी बात ये कि जान की अमान पाऊँ तो इनका बटा बिठाने में खाली फैज़ हमीद साहब भी थे, कोई और साहब भी तो आपको पता है एक बड़े अहम तस्वुर किए जाते रहे हैं। बाजवा साहब की बात कर रहे हैं। बाजवा साहब और फैज साहब उस वक्त जो है, जिस वक्त की ये बात कर रहे हैं, मुझे ये लगा अच्छा उस वक्त दोनों मुखालिफ कुतबैन पे चले गए थे, उनकी आपस में भी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी। अच्छा बाजवा साहब एक्सटेंशन चाहते थे और फैज साहब नई अपॉइंटमेंट अपनी चाहते थे। तो वो दोनों अपने अपने लिए लॉबिंग कर रहे होंगे, तो इस दौरान उनसे राब्ता हुआ होगा। लेकिन इससे एक और बात की तरफ भी इशारा होता है कि 2018 के इलेक्शन जो थे वो किस तरह हुए, किन हालात में हुए और किस तरह मैनेज किए गए, और 2024 के इलेक्शन उस तरह मैनेज नहीं हुए, उस तरह से नहीं हुए। और तीसरी बात जो मुझे इस वक्त, राना मशहूद साहब बहुत पोपले आदमी हैं, भट्ट साहब के भी दोस्त हैं, हमारे भी दोस्त हैं, तो इस वक्त मुझे ये लग रहा है, मेरी छठी हिस्स कह रही है, हो सकता है मैं गलत हूँ, फैज साहब का फैसला जो है वो फाइनल मराहल में पहुंच चुका है। अच्छा और ट्रायल उसका जो है, जितने गवाह वगैरह हैं वो अगर वो गिरफ्तार भी थे तो वो गवाही देकर रिहा होकर अपने अपने घरों में आ चुके हैं वापस। फैज साहब का फैसला अक्टूबर या नवंबर के अंदर सुनाया जा सकता है, ये मुझे बहुत जिम्मेदार जराए ने बताया है। तो शायद उसके लिए कोई फिजा हमवार की जा रही हो, इनमें से कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। मुख्तसर से कमेंट आप कह रहे थे कि मैं करना चाह रहा हूं इस पे। नहीं, वो बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं। शहबाज साहब के पास जब गए और उनका कि 10 गुना ज़्यादा फ़ायदा दूंगा, तो शहबाज साहब ने कहा कि नहीं, बाजवा साहब से हमारी बात हो गई, वो 18.25 गुना फ़ायदा ज़्यादा देंगे। तो ये बात बाजवा साहब चले गए ना, उनका नहीं, फैज साहब 10% दे रहे हैं और बाजवा साहब 18.25% दे रहे हैं, तो हम 18.25% ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। ये बात हुई थी। ठीक है, कुछ कहना चाहेंगे आप या मैं जाऊं? आपके पास अगर टाइम है तो कह देता हूं जितना इनको दिया। अच्छा चलिए ये बात अब सुन लें कि राना मशहूद साहब जो है ना, वो जिन्होंने ये, अगर ये सच है, अगर वो सच बोल रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो सच ही बोल रहे हैं, इस लेवल पे इंसान जाके झूठ नहीं बोलता, तो सर बात यह है कि ये मियां नवाज शरीफ का फैसला था असल में कि जो मेरिट पे आएगा ना वो लगेगा। तो मेरिट का फैसला हुआ पहली बार। जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो पहले नंबर पे आते थे, वो आर्मी चीफ बने, और उसके बाद जो चीजें हैं वो आप देख लें बिल्कुल ठीक जा रही है। ठीक है जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। जब ने बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।